हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम इतिहास लेखन, अवधारणा, तकनीक एवं उपकरण पढ़ेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी 4th यूनिट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 4th यूनिट, इतिहास में विवाद। इतिहास के 4 प्रमुख विवादों का प्रतिनिधिक अध्ययन करना है। भारतीय समाज में नारियों की स्थिति, क्या औरंगजेब धर्मांध कट्टर था? भारत में ब्रिटिश शासन की बैलेंस शीट से संबंधित विवाद। क्या इतिहास विज्ञान है या कला? दोनों को हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी 4th यूनिट। पहला क्वेश्चन है, विश्व के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पर कम से कम 4 प्रमुख विवादों का उल्लेख कीजिए। विश्व के सामाजिक आर्थिक इतिहास में प्रमुख वाद विवाद। इतिहास का अपना अनुशासन, नियम एवं सिद्धांत होते हैं। इन नियमों, सिद्धांतों और अनुशासन में आस्थावान इतिहासकार इतिहास लेखन का चयन करता है। विश्व इतिहास में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब इतिहासकार प्राप्त तथ्यों के आधार पर अपने अपने मत प्रकट करते हैं, जो विवाद का कारण बनती है। विवाद के कारण इतिहासकार के लिए एक सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचना भी कठिन होता है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक वाद विवाद निम्न प्रकार हैं। पहले आता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संबंधी ऐतिहासिक वाद विवाद। 1929 से 1932 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न कारणों को उत्तरदायी माना है। कतिपय इतिहासकारों का मत है कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां विश्वव्यापी मंदी का कारण थीं। युद्ध के पश्चात अक्सर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। प्रोफेसर एडविन एफ गेर ने इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा था कि विश्व युद्ध का विश्वव्यापी मंदी के कारण एवं परिणाम के रूप में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। कतिपय इतिहासकारों ने सोने के विषम विभाजन को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी माना है। इतिहासकार लेक्सम एवं इतिहासकार वीन्स ने इसी तथ्य को स्वीकार किया है, किंतु इस मत के विपरीत प्रोफेसर फाकनर ने अमेरिका में बढ़ती हुई सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को आर्थिक मंदी का एक कारण माना है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैसन ने उपरोक्त मतों से असहमति व्यक्त करते हुए विश्वव्यापी मंदी के कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया है। महान मंदी अनेक विशाल विनियोग उछालों के एक साथ अपने अंतिम छोर तक पहुंचने का परिणाम थी। साथ ही यह भी कि अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बचत अत्यधिक होने लगी थी, जबकि विनियोग के अवसर काफ़ी गिर गए थे। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने भी हैसन के समान मत व्यक्त किया है। इसी प्रकार अन्य इतिहासकारों ने भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए कुछ अन्य कारणों को उत्तरदायी माना है, अर्थात यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की निर्बलता, उपयोग की कमी, यंत्र जनित बेरोजगारी आदि। निश्चित ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किसी एक कारण का नहीं, वरन कुछ सम्मिलित कारणों का परिणाम थी। नेक्स्ट आता है न्यू डील के मूल्यांकन संबंधी वाद विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की चतुर्मुखी विकास से संबंधित न्यू डील नीति का मूल्यांकन करते समय आर्थिक मंदी एवं राजनीतिक इतिहासकारों ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। जो कि इस नीति का समर्थक है, उनका कहना है कि इस नीति ने अमेरिका को आर्थिक संकट से बचा लिया। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के साधन बढ़े, कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी पर्याप्त अवसर बढ़े। प्रोफेसर फाइनर के विचार इससे ठीक विपरीत हैं। इनका मत है कि राष्ट्रीय रूजवेल्ट की न्यू डील नीति आर्थिक शास्त्रों से मंदी पर प्रहार करने का प्रथम आर्थिक कदम था। इन्होंने आगे लिखा है कि न्यू डील नीति वास्तव में राम भरोसे में नीति का पतन प्रदर्शित करती है, किंतु इसके द्वारा पूंजीवाद से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं होता। इसके प्रशंसकों के अनुसार यह नीति बहुत ही सरल रही। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति में जो सुधार आया, उसके लिए न्यू डील को श्रेय नहीं दिया जा सकता। इसका श्रेय तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुधरती हुई दिशाओं को है। कुछ अन्य विद्वानों का
मत है कि राष्ट्रपति की यह नीति जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है उसमें यह असफल रही। पूर्ण रोजगार एवं उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, अर्थात विकास की प्रक्रिया भी धीमी रही। फिडेल ने न्यू डील नीति को उन व्यक्तियों का कार्य बताया जो प्रगतिशील युग में पूर्णता एवं नैतिक मूल्यों से प्रभावित हो चुके थे। इतिहासकार रिचर्ड हॉफस्टटर के मतानुसार आर्थिक नीति पूर्व सुधार आंदोलन से टकराकर थी। इन्होंने इस नीति के सुधारकों ने अमेरिकी समाज को दूषित एवं रोगग्रस्त समझकर कार्य किए। जॉन फिलन ने न्यू डील नीति को स्थायी संकट की संज्ञा दी। ऑर्थर सीजर ने न्यू डील नीति के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि न्यू डील नीति अमेरिका के पूर्व उदारवादी इतिहास की निरंतरता का द्योतक है। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 संबंधी वाद विवाद। सन 1861 से 1865 में अमेरिका में हुए गृह युद्ध के संबंध में इतिहासकारों में वाद विवाद रहा है। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर प्यारेलाल शर्मा ने कहा है कि इस युद्ध को लेकर इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार इस युद्ध का मूल कारण दास प्रथा को लेकर ही दक्षिण भारत राज्य ने संघ की सदस्यता छोड़ी और उत्तरी राज्यों ने इससे देशद्रोही एवं विघटनकारी प्रवृत्ति मानी और इन राज्यों को हर हालत में संघ के अंतर्गत रखने के प्रयास किए और युद्ध की घोषणा की, परंतु बाद में चलकर इतिहासकारों ने अपना मत बदल दिया और ये मानने लगे कि अगर दास प्रथा का समाधान खोज भी लिया जाता है तो यह युद्ध होता, क्योंकि संवैधानिक प्रश्नों को लेकर भी दोनों प्रदेशों में मतभेद थे और युद्ध उत्तर एवं दक्षिण का न होकर संयुक्त संघ एवं दक्षिण राज्यों का युद्ध था जो अपने अधिकारों के लिए संघ के विरुद्ध थे। कार्ल मार्क्स ने इस युद्ध के कारण वर्ग संघर्ष बताया था। इनका कहना था कि यह युद्ध भिन्न भिन्न वर्गों का संघर्ष है, जिसमें एक ओर ग्रामीण जीवन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी तो दूसरी ओर शहरीकरण एवं औद्योगिक पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था। दक्षिण प्रदेश पहली के प्रतिनिधि थे और उत्तरी अमेरिका दूसरे के। मार्क्स एवं उनके अनुयायियों ने यह भी बतलाया है कि भविष्य में पूंजीवाद के विरुद्ध अमेरिका में मजदूरों की बड़ी मांग बढ़ेगी और यह अमेरिकी समाज को एक क्रांतिकारी दिशा में ले जाएगी। अधिकांश इतिहासकार आर्थिक कारणों को ही इस युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं। एडवर्ड चेनिंग एवं मैकमास्टर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि गृह युद्ध का मूल कारण उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका की आर्थिक भिन्नताएं थीं, जिसने राजनीति एवं समाज दोनों को प्रभावित किया। वेयर के अनुसार इस आर्थिक भिन्नता ने ही राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित किया और अंततः गृह युद्ध केवल अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने हेतु लड़ा गया, जिससे बहुत भारी जनधन की हानि हुई। क्रीमिया युद्ध के मूल्यांकन संबंधी वाद विवाद। इतिहासकारों द्वारा क्रीमिया युद्ध पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह युद्ध भूलों का युद्ध था। एक ने कहा है कि आधुनिक युद्धों में सबसे व्यर्थ युद्ध था। मेरियट का कथन है कि यदि युद्ध पाप नहीं तो कम से कम भारी गलती अवश्य थी और यह रोका जाना चाहिए था या रोका जा सकता था। विद्वान लेखक बेवासी का कहना है कि कीमिया के युद्ध में इंग्लैंड ने गलत घोड़े पर बाजी लगाई। यह गलत घोड़ा तुर्की साम्राज्य था जिसका विनाश अवसंभावी था, अतः इंग्लैंड ने युद्ध में उसका पक्ष लेकर भारी गलती की। लेयर्स ने कीमिया के युद्ध को कुछ अभागे साधुओं का पूजागृह की चाबी दिलाने के लिए लड़ा गया था। युद्ध बताया। लॉर्ड क्रोमर के अनुसार यदि क्रीमिया का युद्ध न होता और उसके बाद लॉर्ड विकिंसफील्ड उसी नीति का अनुसरण न करते तो बाल गणराज्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। कुस्तुतुनिया पर रूस का अधिकार हो जाता। किंगलेक के मत है कि कीमिया का युद्ध भारी गलती था। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड ने अज्ञानतावश सिद्धांत विहीन नेपोलियन तृतीय की सहायता की, जो कि युद्ध में विजय प्राप्त कर
फ्रांस में अपने मान में वृद्धि करना चाहते थे। कतिपय इतिहासकारों ने कीमिया युद्ध को आवश्यक बतलाकर उसका पाप एवं गलती होना स्वीकार नहीं किया। इनका तर्क था कि रूस की इच्छा लाल सागर एवं भूमध्य सागर पर अपना प्रभाव स्थापित करने की थी, जिसे केवल युद्ध द्वारा ही रोका जा सकता था। इंग्लैंड के लिए तुर्की की स्वतंत्रता एवं अखंडता अति आवश्यक थी। तुर्की को इस स्थिति में रखने का एकमात्र उपाय केवल युद्ध ही था। यूरोप के शांति संतुलन के लिए तुर्की का साम्राज्य आवश्यक था। इंग्लैंड ने रूस के विरुद्ध युद्ध करके इस तथ्य को सत्य सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए। विभिन्न समय में भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भिन्न भिन्न रही है। भारत में स्त्रियों का वास्तविक स्थिति जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न युगों में जो नारी की स्थिति रही है उसका संक्षिप्त में अध्ययन करें। विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति। वैदिक युग में नारी की स्थिति। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनका पर्याप्त मान सम्मान होता था। उन्हें धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। इस समय स्त्रियों के बिना धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं समझे जाते थे। यजुर्वेद से पता चलता है कि स्त्रियों को उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना एवं संध्या करने के अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों की स्वच्छंदता पूर्वक विचलन करने एवं सामाजिक संबंधों की स्थापना करने की पूरी छूट थी। इस युग की अनेक विदुषी स्त्रियों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि इस युग में हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। समाज में स्त्रियों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप समझा जाता था और उनकी रक्षा करना पुरुषों की वीरता का परिचायक समझा जाता था। यद्यपि इस समय भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन ऐसा केवल धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करके या करने की दृष्टिकोण से ही था। इस प्रकार वैदिक काल में सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान या समान स्थान प्राप्त था। फिर आता है उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की या नारियों की स्थिति। ईसा के 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का समय उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। महाभारत की रचना इसी युग में प्रारंभ हुई थी। महाभारत में अनेक उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उस समय तक स्त्रियों की वैदिक युग जैसी ही स्थिति बनी हुई थी। उनका वैसा ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने स्त्रियों के प्रति उच्च आदर का भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उनसे स्नेह का व्यवहार करना आवश्यक है। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है और उनकी अनुपस्थिति में सभी कार्य पुण्यरहित हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के मध्य से स्त्रियों की स्थिति के बारे में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। संभवतः इस काल से ही स्त्रियों के व्यवहार पर कुछ नियंत्रण रखना प्रारंभ कर दिया गया था। फिर भी इन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए इस समय प्रचलित स्वयंवर प्रथा द्वारा स्त्रियों को अपने पति का चुनाव करने एवं वेदों का अध्ययन करने की अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल में ही बौद्ध एवं जैन धर्म का बहुत प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म में भी स्त्रियों का सम्माननीय स्थान प्राप्त था। इन्हें भी भिक्षुणी बनकर संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में ही व्यतीत करने की छूट थी। संभवतः इसी समय से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो चला था, क्योंकि जैन एवं बौद्ध धर्म का ह्रास होने के साथ ही हिंदू समाज की व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर हो गई थी। मनुस्मृति के अनुसार सबसे पहले स्त्रियों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया गया था। विधवा विवाह को निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। स्त्रियों का एकमात्र धर्म पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना निर्धारित किया गया था। पवित्रता की धारणा
के आधार पर लड़कियों का विवाह रजो दर्शन के पूर्व ही कर देने का आदेश दिया गया था। संभवतः बाल विवाह का प्रचलन पवित्रता की दृष्टि से नहीं वरन नारियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक सैद्धांतिक रूप से इनकी स्वतंत्रता तथा इनके अधिकारों पर पर्याप्त नियंत्रण लगा दिए गए थे, किंतु व्यवहारिक रूप से इस काल के अंत तक स्त्रियां अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करती रही थीं। धर्मशास्त्र युग में नारियों की स्थिति। इस युग से तात्पर्य विशेष रूप से तीसरी शताब्दी उत्तर वैदिक काल के अंत से है, 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। उत्तर वैदिक काल के अंत से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो होता है धर्मशास्त्र युग चलता है, इसके समय से होता है। इस युग को धार्मिक संकीर्णता का युग कहा जाता है। इस समय अनेक धार्मिक संहिताओं की रचना हुई थी। इसमें वेदों के नियमों को पूर्णतः तिलांजलि देकर मनुस्मृति को व्यवहार की कसौटी माना गया था, जिसके कारण चंद्रावती लखनपाल के अनुसार स्त्रियों को किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य एवं समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थीं तथा परतंत्र, पराधीन, निस्सहाय एवं निर्बल बन चुकी थी। इस समय मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। बचपन में वह पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के वश में और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहे। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकारों से पूर्णतः वंचित कर दिया गया था। उनको मानसिक रूप से अयोग्य एवं दुर्लभ सिद्ध करने के लिए अनेक भ्रमपूर्ण प्रचार किए जाने लगे थे। इस प्रकार इस युग में वैदिक कालीन नारियों की स्थिति पतोन्मुख हो चली थी। फिर आता है मध्य युग में नारी की स्थिति। मध्यकाल का समय 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस युग में ही स्त्रियों की स्थिति में सबसे अधिक ह्रास हुआ था। रक्त की पवित्रता की धारणा संकीर्णता के दायरे में घिरती गई और स्त्रियों का विवाह 5 से 6 वर्ष की आयु में ही किया जाने लगा। उन्हें शिक्षा से पूर्णतः वंचित कर दिया गया था। पर्दा प्रथा इस सीमा तक पहुंच गया था कि दिन के प्रकाश में स्वयं पति भी अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता था। विधवा विवाह के विषय में सोचना भी आश्रम अपराध माना जाने लगा था। पत्नी का सर्वोच्च धर्म पति की सही गलत सभी इच्छाओं को पूरा करना मान लिया गया था। पति की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ ही स्त्रियों का सती होना पतिव्रत धर्म की सर्वोच्चता कसौटी निर्धारित की गई थी। लड़कियों को अपने पति एवं संयुक्त परिवार की संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह सिद्ध हुआ कि स्त्रियां अपने अस्तित्व के लिए पूर्णतः पुरुष वर्ग की दया पर निर्भर हो गईं। नेक्स्ट आता है आधुनिक युग में नारी की स्थिति। अध्ययन की सुविधा के लिए इस युग को हम 2 भागों में बांटकर नारियों की स्थिति का अध्ययन करेंगे। पहला आता है स्वतंत्रता पूर्व नारियों की स्थिति और दूसरा आएगा स्वतंत्र भारत की नारी की स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व नारी की स्थिति। अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय स्त्रियों की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए, क्योंकि उसके दयनीय अवस्था में बने रहने से उन्हें लाभ था। फलस्वरूप 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। स्त्रियों के संबंध उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन बना रहा। उनकी पारिवारिक स्थिति सेविका की सी थी। परिवार में दहेज की मात्रा, सदस्यों की सेवा, धार्मिक कार्यों को लेकर स्त्रियों का शोषण एक सामान्य बात बन चुकी थी। आर्थिक क्षेत्र में भी इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार मिलने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता। स्त्री इस निम्न स्थिति के कारण अशिक्षा, कन्यादान, पुरुषों की आर्थिक निर्भरता, बाल विवाह, वैवाहिक प्रथाएं, संयुक्त परिवार प्रथा आदि समस्या प्रकाश में आई। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के बाद स्त्रियों की स्थिति में अवश्य ही परिवर्तन आए और अनेक समाज सुधारकों के प्रयासों से इनका जीवन उन्नत हुआ, परंतु प्रगति का यह कार्य स्वतंत्र भारत में
आकर ही पूरा हुआ। फिर आता है स्वतंत्र भारत में नारी की स्थिति। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नारियों की या स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। डॉक्टर निवास ने इन परिवर्तनों का मुख्य कारण पश्चिमीकरण, लौकिकरण एवं जातीय गतिशीलता को माना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार एवं औद्योगिकरण के कारण भी स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। इस समय परिवर्तन के कारण स्त्रियों की स्थिति आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्त्रियों की पुरुष के ऊपर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी। स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिला। संचार के साधनों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के विकास के साथ स्त्रियों को अपना मत अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसका भारतीय नारी की स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में भारतीय नारी की स्थिति परिवर्तनशील रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्यजनक प्रगति हुई और इसका श्रेय शिक्षित स्त्रियों द्वारा साहसपूर्वक अपनाए गए प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण को जाता है। क्या औरंगजेब वास्तव में धर्मांध था और उसकी धर्मांधता राजनीतिक बाध्यता का परिणाम थी? अपने विचार व्यक्त कीजिए। औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और औरंगजेब की धार्मिक नीति का परिणाम लिखिए। अब आती है हमारी औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा राजस्व के इस्लाम द्वारा मान्य सिद्धांतों के में विश्वास रखता था। इसके अनुसार सुल्तान का कर्तव्य कुरान के नियमों का पालन करना और अपनी अमुस्लिम अधर्मियों प्रजा के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध करे। वह भारत को दारुल हर्ब या हिंदू राज्य के स्थान पर दारुल इस्लाम या मुस्लिम राज्य बनाना चाहता था और काफिरों के विरुद्ध इसने जिहाद धर्म युद्ध प्रारंभ कर दिया था। इसने संपूर्ण भारत विजय प्राप्त करने का निश्चय किया जहां वह इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। धार्मिक सुधारों की घोषणा। इसने कुछ धार्मिक सुधारों की घोषणा की जिसके द्वारा उसने अपने पूर्वजों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अंत कर दिया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण कराना बंद कर दिया। तुलादान, हिंदू राजे महाराजाओं को मुगल दरबार में तिलक करना, झरोखा दर्शन देना, हिंदू ढंग से अभिदान करने की पद्धति, बादशाह द्वारा दशहरा उत्सव मनाना, श्राद्ध आदि को बंद कर दिया गया था। श्राद्ध वगैरह को बंद कर दिया। वैश्याओं एवं नर्तकियों को शहर से बाहर निकाल दिया था। विवाह कर लेने के लिए प्रोत्साहित किया था और विवाह करने मतलब बाहर कर दिया वैश्यों को और उनसे बोला कि तुम्हें विवाह करना है तो विवाह कर लो जाओ। अपने राजरोहण के 11वें वर्ष में उसने संगीतकारों को अपने राज्य से निकाल दिया था। फिर आती है हिंदू विरोधी नीति। औरंगजेब को उत्तराधिकार में हिंदू रक्त प्राप्त हुआ था। स्वयं उसकी एक रानी हिंदू थी जिसका पुत्र बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना, परंतु फिर भी औरंगजेब हिंदुओं का कट्टर शत्रु था और राज्यारोहण के पश्चात उसने हिंदू विरोधी नीति का अनुसरण किया था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं हिंदू विरोधी नीति मुख्यतः निम्न रूप से प्रतिष्ठित हुई थी। पहला आता है हिंदू विद्यालयों का नाश करके। औरंगजेब भारतीय संस्कृति को समूल नष्ट करना चाहता था। ठट्टा, मुल्तान एवं बनारस में हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही विद्या अर्जन करते थे। इसने इन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। हिंदू विद्यालय में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया और मुसलमानों को हिंदू पाठशालाओं में प्रवेश अर्जित करना बंद कर दिया, वर्जित कर दिया। फिर आते हैं हिंदुओं को सरकारी नौकरी से वंचित करना। सन 1470 में औरंगजेब ने एक विज्ञप्ति निकाली कि माल विभाग में हिंदू अमील, दीवान एवं क्लर्क जो भी बेईमान हो पदच्युत कर दिया जाए और उनकी जगह पर मुसलमानों की नियुक्ति की जाए। इन विज्ञप्तियों से बहुत ही हिंदू पदाधिकारी हटा दिए गए। औरंगजेब ने बेईमान शब्द का प्रयोग बहाने के लिए किया था, लेकिन जब शासन कार्य में विघ्न पड़ने लगे तो फिर उसने एक आदेश
इस विभाग में एक मुसलमान तथा एक हिंदू रखने का प्रावधान किया। औरंगजेब ने इन आदेशों से अपना अविश्वास की प्रवृत्ति एवं धर्मांधता का पता चलता है। बलात् धर्म परिवर्तन की नीति। इसने यह घोषणा की कि जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे उसे उपहार एवं वजीफे दिए जाएंगे। उसने यह नियम भी बनवाया कि मुसलमान या इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले हिंदुओं को तत्काल सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। ऐसे लोग कानूनगो का पद सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे कभी कभी उच्च पद एवं जागीरों के भी अधिकारी होते थे। इसके अलावा उन्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया जाएगा। जजिया कर। अकबर द्वारा हटाए गए जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः हिंदुओं पर लगा दिया और यह कर आर्थिक उद्देश्य से भी किया गया था। शरीयत विरोधी करों को हटाने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, जिससे इस कर द्वारा दूर करने का बहाना किया गया था। कर नीतियों में भेदभाव। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ कर भी लगाया था। मुसलमान व्यापारियों को 2.5 चुंगी देनी पड़ती थी, जबकि जो हिंदू व्यापारी हैं उनको 5% कर देते थे। फिर उसने मुसलमान व्यापारियों से कर लेना बंद कर दिया, लेकिन हिंदुओं को पूर्ववत कर देना पड़ता था। मंदिरों का विध्वंस। औरंगजेब ने गुजरात में अपनी सूबेदारी के समय से ही हिंदू मंदिरों का विध्वंस शुरू कर दिया था। इसने अहमदाबाद के चिंतामणि के मंदिर में गौ हत्या करवाई थी। उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अनेक मंदिर नष्ट कराए थे। सिंहासरूढ़ होते ही उसने उड़ीसा के समस्त मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। इसकी आज्ञा से सोमनाथ का दूसरा मंदिर, बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा का केदारनाथ मंदिर नष्ट किए गए थे। मथुरा का नाम इस्लामाबाद रखा गया था और बनारस के मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसने नए मंदिरों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं की स्वतंत्रता का अपहरण। हिंदू अपने त्योहारों को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं मना सकते थे। राजपूतों के अतिरिक्त कोई भी घोड़ा, हाथी, पालकी पर सवार नहीं हो सकता था। इन्हें अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। इस तरह से औरंगजेब ने हिंदुओं को अपने विरुद्ध कर लिया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम क्या हुए? यद्यपि औरंगजेब की धर्म अंधता के कारण हिंदू मंदिर नष्ट हुए थे, हिंदुओं में बेकारी फैली थी, उनकी स्वतंत्रता का अपहरण हुआ था और हिंदू अत्याचार से पीड़ित हुए थे, किंतु परिणाम बहुत भयानक निकला। जहां अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के फलस्वरूप जीर्ण मुस्लिम साम्राज्य को या मुगल साम्राज्य को स्थायी रूप प्रदान किया था तथा हिंदुओं की सहायता से मुगल साम्राज्य को हर क्षेत्र में उच्चता के नए आयाम दिए थे, वहां औरंगजेब ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के परिणाम स्वरूप हिंदुओं को अपना शत्रु बना लिया, इन्हें विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया, पूर्ण रूप से स्थापित मुगल साम्राज्य को जीर्ण हालत में पहुंचा दिया। संक्षिप्त में औरंगजेब की धार्मिक नीति ने निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं। पहला आता है जटों का विद्रोह। औरंगजेब की हिंदू नीति से दुखित होकर मथुरा के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। उन्होंने अब्दुलनवी नामक मुस्लिम फौजदार को युद्ध में पराजित कर दिया। नवीन फौजदार हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को दबाया। गोकुल के आगरा में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसके कुटुंब वालों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए विवश कर दिया। पुनः सन 1685 में जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। इस विद्रोह का पूर्ण रूपेण नहीं दबाया जा सका। औरंगजेब के मरणोपरांत इन्होंने चूड़ामणि के नेतृत्व में उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। मुगलों के अत्याचारों का बड़ी वीरता के साथ सामना कर रहे थे ये। फिर आता है मुगलों का विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में ओरछा के राजा चंपत राय ने विद्रोह किया। अंततः इन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके योग्य पुत्र ने बुंदेलाओं को संगठित किया और अपने विद्रोह को जाति स्वरूप देकर अनेक युद्ध में मुगल सेना को परास्त किया। छत्रसाल ने पूर्व मालवा में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी पन्ना को बनाया। फिर आते हैं सतनामियों का विद्रोह, जो कि 1672 में हुआ था। औरंगजेब की धर्मांध नीति के कारण ही शांति प्रिय जाति वाले खेतीहर व्यापारी
जीवन व्यतीत करने वाले सतनामियों को विद्रोह का झंडा गाड़ना पड़ा। औरंगज़ेब ने इस विद्रोह को पूरी तरह दमन कर दिया, बहुत से व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः उनके रहने का नारतौल नामक प्रदेश उससे खाली करा लिया। फिर आता है सिखों का विद्रोह। औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियों के कारण सिख इसके शत्रु हो गए और परिणाम स्वरूप सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अपना संगठन करना पड़ा। फिर आते हैं औरंगज़ेब एवं मराठे। औरंगज़ेब की धर्म आंध्र नीति के कारण ही एक ऐसे राज्य या संगठन का जन्म हुआ जो कि मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी करते थे। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया। साम्राज्य की विघटनकारी शक्ति को बड़ा बल प्राप्त हुआ और स्वयं औरंगज़ेब इस विनाश को रोकने में असमर्थ रहे। इससे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। राज्य की आय में कमी, मुसलमानों को अनेक करों से मुक्त करने के कारण राज्य की आमदनी में भी कमी आ गई। विद्रोह को दबाने एवं युद्ध में भी राजकोष खाली हो गया। शासन व्यवस्था में शिथिलता, धर्म के आधार पर योग्य हिंदुओं के स्थान पर अयोग्य मुसलमानों की नियुक्ति से शासन व्यवस्था में काफ़ी शिथिलता आ गई। राष्ट्रीयता का अंत। औरंगज़ेब की धर्म आंध्र नीति के परिणाम स्वरूप अकबर द्वारा स्थापित राष्ट्रीय राज्य का अंत हो गया और देश में राष्ट्रीयता का भी अंत हो गया। सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवाह बंद। औरंगज़ेब की कट्टर मुसलमान नीति ने देश में भयानक अशांति अव्यवस्था फैलाई। सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवाह बंद हो गया। इस प्रकार औरंगज़ेब की कट्टरता के परिणाम स्वरूप बहुत भयानक निकला। औरंगज़ेब की धर्मांधता का ही परिणाम था कि सैकड़ों वर्षों से अच्छी प्रकार से चले आ रहे मुगल साम्राज्य का पतन निकट नजर आने लगा। क्या इतिहास विज्ञान है या कला है, अर्थात दोनों? स्पष्ट कीजिए। इतिहास की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इतिहास की प्रकृति एवं स्वभाव के संबंध में विभिन्न विचारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इतिहास का स्वरूप समय समय पर व्याप्त इतिहास दर्शन के अनुसार परिवर्तित होगा। व्याख्या कीजिए। क्या इतिहास विज्ञान, कला अथवा एक दर्शन है? विवेचना कीजिए। इतिहास की प्रवृत्ति। इतिहास के संबंध में उसकी प्रकृति। इतिहास की प्रकृति। एक इतिहास के संबंध में उसकी प्रकृति एवं स्वभाव का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं है। विद्वान इस विषय पर गंभीर मतभेद हैं और हम इसने 3 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्या इतिहास विज्ञान है, क्या इतिहास कला है और क्या इतिहास एक दर्शन है? पहले आता है क्या इतिहास विज्ञान के रूप में, क्या इतिहास विज्ञान है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम यह देखना है कि विज्ञान क्या है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ज्ञान होगा कि विज्ञान प्रयोगात्मक एवं निरीक्षणात्मक ढंग से प्राप्त किया गया क्रमबद्ध ज्ञान है। अन्य शब्दों में विज्ञान प्रकृति के किसी विभाग के कारण संबंध में ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह है। अर्थात विज्ञान ज्ञान की ही वह शाखा है जिसमें किसी विशिष्ट विषय का नियमबद्ध एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। गार्डनर ने विज्ञान की परिभाषा देते हुए इस प्रकार लिखा है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं जो कि समुचित निरीक्षण, प्रयोग एवं अध्ययन एवं वर्गीकरण द्वारा उपलब्ध हो। गार्डनर के द्वारा दी गई विज्ञान की परिभाषा का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर विज्ञान की 3 विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला, इसकी सहायता से नियमों का निर्माण होता है। दूसरा, विज्ञान की इस विशिष्ट अध्ययन प्रणाली होती है जो इसमें प्रयोग किए जा सकती है और विज्ञान के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान संभव है। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का वह भंडार है जिसमें निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग द्वारा तथ्यों की जांच की जाती है, परंतु तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वरन इसे क्रमबद्ध भी होना चाहिए। एम पाइनकेयर के अनुसार विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार
पत्थरों से एक मकान बना होता है, परंतु केवल तथ्यों के एकत्रीकरण को उसी भांति विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि वही ज्ञान विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है जो कि क्रमबद्ध हो, तर्क एवं प्रमाण युक्त भी हो। जिस प्रकार मकान का निर्माण करने के लिए चूने गारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी ज्ञान को विज्ञान का रूप देने के लिए तर्क एवं प्रमाणों की आवश्यकता होती है। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर अनेक विद्वान इतिहास को विज्ञान नहीं मानते। इनके अनुसार इतिहास किसी निश्चित सिद्धांत या तथ्यों पर आधारित नहीं है। परिणाम स्वरूप इसके अध्ययन के द्वारा हम ना तो किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और ना ही किसी आधारभूत सिद्धांत की स्थापना कर सकते हैं। दूसरे, इतिहास द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र की भांति अटल नहीं है। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांत पर देश एवं काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु इतिहास द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में परिवर्तन या परिस्थिति अनुसार परिवर्तन होता रहता है। साथ ही इतिहास के निष्कर्ष संभावनाओं पर निर्भर होते हैं, किंतु विज्ञान के नियम सदा सत्य होते हैं। ये संभावनाओं पर आधारित नहीं किए जाते, जिनका प्रभाव सदा एक सा रहता है और इनके असफल होने का कोई प्रश्न नहीं उठाता। इस दृष्टि से भी इतिहास को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इतिहास के विरुद्ध यह तर्क भी दिया जाता है कि वह ऐसा विषय है जो कि मानव की इच्छा एवं कार्यों का उल्लेख करता है। मानव की इच्छाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। साथ ही वह अपने विचारों को प्रकट करने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इस अवस्था में इतिहास की वैज्ञानिकता पर संदेह किया जा सकता है। इतिहास विज्ञान नहीं है। इस कथन को पुष्ट करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला आता है, विज्ञान तर्क एवं प्रमाण पर आधारित होता है। इसके निश्चित नियम एवं आदर्श होते हैं। इतिहास किसी निश्चित सिद्धांत एवं नियमों का अवलंबित नहीं होता। इसके माध्यम से कोई भी अटल नियम या सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता। अन्य शब्दों में, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचना तथा सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है, जैसा कि विज्ञान के विषय में होता है। ऐतिहासिक घटनाएं इतनी विषम एवं जटिल होती हैं कि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतिहास की घटनाएं निश्चित नहीं होती। भौतिक जगत की घटनाओं के समान इसके एक रूपता और नियमितता नहीं मिलती। ऐतिहासिक तथ्य मानव विचार एवं कार्यों से उत्पन्न होते हैं, परंतु मानव विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर रहते हैं। अतः इनके विषयों में कोई विशेष स्थिर नियम नहीं बनाए जा सकते। इतिहास की वैज्ञानिकता के विरोध में जो ऊपर तर्क दिए गए हैं, उसमें किसी सीमा तक सत्यता नहीं है, क्योंकि यह बताना अत्यंत कठिन है कि एक क्रांति को एक देश में उतनी सफलता मिलेगी जितनी किसी अन्य देश में मिल चुकी है। अर्थात एक देश में जो किसी क्रांति के कारण हो सकता है, वे ही कारण दूसरे देशों में होने पर भी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक घटनाएं भौतिक घटनाओं की अपेक्षा अधिक विषम तथा परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि इनके अंदर मन एवं भावनाओं का योग रहता है, जो कि भौतिक घटनाओं में नहीं होता। ऑक्सीजन के गुण हर समय प्रत्येक स्थान पर समान रहेंगे। भौतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं में मानवीय भावनाओं का समावेश हो जाने के कारण इनका अनुमान लगाया जाना अत्यंत कठिन है। अर्थात में इतिहास के क्षेत्र में आंतरिक, मानसिक एवं बौद्धिक तथ्यों का प्रभाव भी किसी सीमा तक रहता है। वे तथ्य एवं मानवीय इच्छाएं समस्त ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक संगठनों को प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप घटनाएं अत्यंत विषम एवं अनियमित हो जाती हैं। इसको हम सामान्य नियमों की भांति जब चाहें नहीं प्रस्तुत कर सकते। यह पूर्णतः सत्य है कि इतिहास भौतिक विज्ञान की भांति शुद्ध विज्ञान नहीं है और ना ही इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इतिहास अनेक घटनाओं का विवरण है जो
किस प्रकार, कब, क्यों और कहाँ घटित हुई, इन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरपेक्ष विवेचन करता है। इस कारण ही यह विज्ञान कहलाता है। सामाजिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों का एकत्रीकरण किया जा सकता है तथा इसके आधार पर सामान्य नियमों की भी स्थापना की जा सकती है। प्रसिद्ध विद्वान हक्सले के अनुसार विज्ञान से मेरा तात्पर्य उस ज्ञान से है जो कि तर्क एवं प्रमाणों पर आधारित है। हक्सले की इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान है, क्योंकि इसमें घटनाओं का वर्णन तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात अमुक घटनाएं कब, किन कारणों में, कहाँ घटित हुई यदि आदि का वैज्ञानिक रूप से विवेचन किया जा सकता है। यदि हम सावधानीपूर्वक विश्व के प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक का अध्ययन करें तो हमें मानव प्रकृति की प्रवृत्ति से पर्याप्त स्थिरता तथा एक रूपता मिलेगी, जिनके आधार पर हम मानव स्वभाव के विषय में सामान्य नियम बना सकते हैं। इसी प्रकार मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संग्रह किया जा सकता है। अनेकों विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक घटनाओं में एक क्रमबद्धता, व्यवस्था एवं नियमितता भी होती है तथा इसके परिणाम में भी पारस्परिक संबंध होता है। यह सत्य है कि भारतीय इतिहास भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की तरह पूर्ण हो सकता है, परंतु यह भी हो सकता है कि इतिहास में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है जिसका भी विज्ञान में किया जाता है, अतः उस विज्ञान की श्रेणी में रखना पूर्णतः उचित है। ऋतु विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान भी विज्ञान में ही आते हैं, परंतु इनके अंदर भी पूर्ण अटल नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास चाहे भौतिक विज्ञानों की भांति पूर्ण विज्ञान नहीं है, परंतु सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत वह स्वतः आ जाता है। विश्व सभ्यताओं का यदि हम सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तो उपयुक्त कथन पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। बेबीलोनिया, आसीरिया, फारस, मिस्र, रोम आदि कुछ महान संस्कृतियों तथा महान राष्ट्रों का उत्थान एवं पतन बतलाता है कि मानव समाज में अस्थिरता का एक ऐसा निश्चित नियम है जो सभी देश, सभी कालों में उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या यह नियम ठीक वैसे ही नियम नहीं है जैसे कि जीव विज्ञान का वह नियम जो बतलाता है कि जब कोई प्राणी अत्यंत विशिष्ट रूप धारण कर लेता है तब वातावरण के साथ अनुकूल स्थापित न कर सकने के कारण स्वतः विनष्ट हो जाता है। इतिहास की वैज्ञानिकता के विषय में प्रोफेसर घाटे का कहना है कि इतिहास एक आलोचनात्मक विषय है। इसके अंदर संबंधित वास्तविक तथ्यों की खोज की जाती है, तथ्यों की सत्यता असत्यता का पता लगाया जाता है तथा यह देखा जाता है कि उनका किन रूपों में अर्थ लगाया जा सकता है। अंत में तुलनात्मक निरीक्षण नियमों किसी घटना का विश्लेषण कर हम अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं तथा सामान्य नियमों द्वारा निर्धारित करते हैं। वास्तव में इतिहास वह विषय है जो कि मानव एवं मानव जीवन से संबंध रखने वाली घटना एवं कार्यों से संबंधित है। इतिहास की प्रयोगशाला भौतिक एवं रासायनिक प्रयोगशाला की भांति नहीं है, वरन इसकी प्रयोगशाला समस्त विश्व है। इतिहास एक कला के रूप में ऊपर हमने इस विषय पर या इस बात पर प्रकाश डाला कि इतिहास किस सीमा तक विज्ञान है। इस तथ्य को समझने के पश्चात यह भी आवश्यक हो जाता है कि उन विद्वानों के दृष्टिकोण को भी समझा जाए जो इतिहास को एक कला के रूप में देखते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि कला क्या है। यदि कला के अर्थ पर विचार करें तो हम ज्ञात होता है कि कला उस कौशल या गुण को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुओं को सुंदर, आकर्षक बनाया जाता है। कला का दूसरा अर्थ है व्यवहारिक जीवन में ज्ञान का प्रयोग करना। कला ऐसे व्यवहारिक नियमों का प्रतिपादन करती है जिनके आधार पर व्यक्ति किसी विशिष्ट आदर्श को प्राप्त कर सकता है। जो बात हमको सुंदर एवं आदर्शमय प्रतीत होती है उसको हम व्यवहार में लाते हैं। प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स
का कथन है कि कथन का कार्य हमेशा व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति करना तथा यह कहते रहना है कि इसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। कला के दोनों अर्थों के आधार पर भी इतिहास को कला की श्रेणी में रखा जा सकता है। इतिहास में विज्ञान की समान केवल वास्तविक घटनाओं का संग्रह ही नहीं किया जाता, वरन घटनाओं एवं ऐतिहासिक तथ्यों को बड़ी सजीव एवं सौंदर्य युक्त ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्तुतिकरण में भाषा का सजीवता, मधुरता, सरलता एवं भावों के प्रकाशन की क्षमता, कल्पना शक्ति की उड़ान आदि का समावेश होता है। वास्तव में यदि इतिहास में विज्ञान के समान केवल तथ्यों को मूल रूप में अस्थिपंजर की तरह एकत्रित कर दिया जाए तो निश्चित ही इतिहास मानव हृदय को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाता। हेरोडोटस और उसके अनुयायियों के अनुसार इतिहास का संबंध साहित्य से अधिक है, विज्ञान से कम है। सभी विद्वान इतिहासकारों ने ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना इसी प्रकार की है जिस प्रकार से साहित्य के ग्रंथों की रचना की जाती है। साहित्य समाज का दर्पण है। इस ग्रंथ की या इस कथन की दृष्टि से इतिहास एवं साहित्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इतिहास भी समाज के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन होती है। साहित्य एवं कला को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है कि इतिहास भी कला की प्रमुख विशेषताओं को लिए हुए है। संक्षिप्त में साहित्यकार एवं कलाकारों के अनुसार इतिहास साहित्य का एक अंग है। इसके अनुसार विज्ञान केवल सत्य पूर्ण तथ्यों का संकलन मात्र कर सकता है। अन्य शब्दों में विज्ञान इतिहास की रूपरेखा एवं अस्थिपंजर मात्र ही प्रस्तुत कर सकता है, वास्तविक जीवन नहीं प्रदान कर सकता। जिस प्रकार से अस्थिपंजर हमें देखने में अशोभनीय लगता है, उसी प्रकार सत्य एवं तर्क के आधार पर प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक तथ्य अत्यंत आरोचक एवं नीरस लगते हैं। इतिहास के तथ्यों को सुंदरात्मक एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने का काम साहित्यकार एवं कलाकार का है। इस प्रकार ही टेवेलियन ने इस स्थल पर कहा है कि ऐतिहासिक अध्ययन की कसौटी यथार्थ है, परंतु इसके पीछे कार्य करने वाली अभिप्रेरणात्मक शक्ति काव्यात्मक ही होती हैं। इतिहासकार कला एवं भावनाओं के माध्यम से ऐतिहासिक साक्ष्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे सजीव हो उठते हैं। वास्तव में इतिहास को प्रेरणात्मक कला एवं साहित्य के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, परंतु कलात्मक रूप प्रदान करते समय यह आवश्यक ध्यान में रखना जाए कि तथ्यों का अतिरंजित वर्णन न हो जाए। इतिहासकार को इस बात पर अपना ध्यान रखना चाहिए कि वह कहीं इतना काल्पनिक न हो जाए कि ऐतिहासिक घटनाओं की सत्यता को ही भूल जाए। उसे केवल उन घटनाओं एवं तथ्यों का वर्णन करना है जो कि वास्तव में हुई हैं। इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों हैं। उपयुक्त विवेचन द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों का समन्वय है। जब वह सत्य का अन्वेषण करता है तो विज्ञान है, और जब वो उन सत्यों का प्रतिपादन एवं वर्णन किया जाता है तो कला हो जाता है। इतिहास केवल तथ्यों का संकलन विश्लेषण करने के पश्चात उन्हें सुंदर एवं आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार इतिहासकार एक वैज्ञानिक भी है और कलाकार भी। इतिहास के निर्माण में वास्तविक तथ्यों की खोजबीन करने में और ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण कलापूर्ण ढंग से करना आवश्यक हो जाता है। इससे इतिहास एक विषय के रूप में प्रभावशाली हो सकते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि इतिहास विज्ञान भी है और कला भी। प्रोफेसर जे.वी. वरी के अनुसार इतिहास एक प्राचीनतम कला है और साथ ही यह एक विज्ञान भी होने का दावा रखने वाला एक नवीनतम आकांक्षी है। इतिहास एक दर्शन है। प्रश्न उठता है कि इतिहास एक विज्ञान और कला होने के साथ साथ क्या एक दर्शन भी है? तो पूर्वाग्रह रहित होकर विचार करने पर हमें वास्तव में इतिहास एक दर्शन के रूप में प्राप्त होता है। दर्शन में चिंतन, मनन, खोज, तर्क, अनुभूति से घटनाकार विचार के मूल तक एवं गुणतम रहस्य तक पहुंचकर उसे उद्घटित करने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। इतिहासकार भी अन्वेषण, तर्क,
प्रमाण, साक्ष्य, समीक्षा, साक्ष्य आदि के द्वारा अतीत की घटना के यथार्थ की खोज करता है, अतः इतिहास दर्शन की श्रेणी में आ सकता है। वाल्टेयर, बोको, हेडर, हीगल आदि ने इतिहास को एक दर्शन के रूप में माना है। इनके अनुसार वैज्ञानिकों और समीक्षात्मक अध्ययन की प्रस्तुति के कारण इतिहास एक दर्शन शास्त्र है। इतिहास दर्शन का लेखक घटनाओं में घटनाक्रम का दर्शन करता है और अतीत को मानसिक क्रिया से वर्तमान एवं भविष्य से जोड़ता है। अतः जैसा दर्शन चिंतन की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार इतिहास भी चिंतन की एक प्रक्रिया है। एकीकृत ज्ञान को विज्ञान एवं पूर्ण रूप से एकीकृत ज्ञान को दर्शन कहा जाता है। इतिहास का स्वरूप भी यही है, परंतु इतिहास मनोविज्ञान नहीं है। प्रकृति के ज्ञान के लिए जैसे विज्ञान है, उसी प्रकार मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास है। इस प्रकार वह रहस्य ज्ञान और चिंतन से संबंधित है। निष्कर्ष, इतिहास के स्वरूप एवं प्रकृति के संबंध में विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि वह विज्ञान है, परंतु भौतिक एवं रसायन विज्ञान जैसा सुनिश्चित नहीं है। यह कला है, परंतु ललित कलाओं जैसा नहीं है। यह दर्शन है, परंतु वह दर्शन शास्त्र जैसा चिंतन प्रधान भी नहीं है, परंतु इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, अभिव्यक्ति की कला एवं सत्य की दार्शनिकता शैली है। अतः इसका अन्य तीनों से अलग किंतु तीनों का समन्वय स्वरूप है। इतिहास फिर आता है, इतिहास के उपयोग एवं दुरुपयोग पर प्रकाश डालिए। इतिहास की क्या उपयोगिताएं हैं, मूल्यांकन कीजिए। हमारी वर्तमान समस्याओं को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन किस प्रकार उपादेय है, बताइए। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। मानवीय सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु इतिहास का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी है। अब आता है इसका उत्तर, जिसमें हम इतिहास के उपयोग पढ़ेंगे। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह मनुष्य जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इससे कुछ उद्देश्य हैं और कतिपय प्रयोजन हैं, किंतु ज्ञानाभाव में वह अनुपयोगी भी है। कतिपय विद्वानों ने अपने उनके अनुपयोग होने को जानकर ही इसका अध्ययन का निषेध भी किया था, किंतु अधिकांश विद्वानों ने इसके अध्ययन को उपयोगी बताया है और इसके अध्ययन की कुछ विशेष पद्धतियों के बारे में भी समझाया है। मानव जीवन में इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है, क्योंकि विद्यमान जगत का कोई भी अणु, जीव एवं चेतन एवं उससे निर्मित समूह एवं समाज ऐसा नहीं है जिसके विकास का अध्ययन आधुनिक विज्ञान द्वारा ना होता हो। इसकी उपयोगिता को असंदिग्ध बताते हुए प्रोफेसर शेख अली ने यहाँ तक कह दिया है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण बताने वालों का कहना है कि इसमें पारिस्थितिजन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। तथ्य एवं सामान्यकरण के आधार पर इसे शिक्षापद कहा जा सकता है। इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। पहले आता है ज्ञानात्मक उपयोग। गार्ड रॉबर्टसन के मत में इतिहास के माध्यम से छात्रों को ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है। इसके अनुसार इतिहास स्वयं ज्ञान का भंडार है। इसमें छात्र स्वेच्छानुसार अनुसंधान कर सकते हैं। इतिहास इसको विभिन्न राष्ट्रों, व्यक्ति और उनके विचार, परंपराओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों का ज्ञान कराता है। अन्य शब्दों में इतिहास के अध्ययन से मनुष्य विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है और उससे लाभ उठाता है। जोन्स के अनुसार इतिहास महत्वपूर्ण अनुभव का एक प्रत्यक्ष भंडार है और आधुनिक नवयुवक उसे इस अभिप्राय से अध्ययन करता है कि जिससे यह मानव जाति के अनुभव से लाभान्वित हो सके। वास्तव में इतिहास ज्ञान की खान है जिसके अध्ययन से छात्र अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। इतिहास एक ओर तो नवयुवकों के अंदर जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करता है, तो दूसरी ओर इसका शयन भी करता है। इसके अंदर मानव के आर्थिक, वैज्ञानिक, कलात्मक विकास की गाथा निहित है। इतिहास के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना पड़ता है। इसके साथ साथ तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति एवं विश्लेषण की शक्ति का भी विकास होता है। प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य की सत्यता को जानने के लिए छात्रों को खोजबीन करनी पड़ती है और तर्क
शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है तब कहीं वे किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। प्रोफेसर हेपोल्ड इतिहास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि बालक इतिहास के अध्ययन से बहुत से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विवादास्पद प्रश्न समस्याओं के विषय में अपना मस्तिष्क स्थिर करना सीख जाता है, अर्थात तो उसके सुलझने की उनकी क्षमता विकसित हो जाती है। तारीख़-ए-दाऊदी के लेखक ने भी अपने ग्रंथ में इतिहास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इतिहास केवल दिवंगत शासकों के मामलों से संबंधित एक सूचना मात्र न होकर वह एक ऐसा विज्ञान है जो कि मानव की प्रजा को विस्तृत करके उनके बुद्धि चातुर्य के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय उपयोग। इतिहास का राष्ट्रीय महत्व सर्वाधिक है। इस विषय का अध्ययन कर छात्र अपने अपने देश में या देश से अगाध प्रेम करने लगते हैं। अपने पूर्वजों के साहसपूर्ण कार्य एवं वीरता भरे युद्धों का वर्णन पढ़कर छात्रों में देशाभिमान जाग जाता है। वे अपने पूर्वजों के समान राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। जर्मनी ने अपने नागरिकों में देश प्रेम की भावना भरने के लिए इतिहास को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया था, परंतु साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास के द्वारा छात्रों में अंधा देश प्रेम नहीं उत्पन्न किया जाए। इतिहास का अध्ययन इस प्रकार का हो कि छात्र ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से सत्य एवं असत्य का निर्णय कर वास्तविक एवं निष्पक्ष प्रेम कर सकें। राष्ट्रीय भावना का संकुचित अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीयता का अर्थ हिटलर वाली संकीर्ण राष्ट्रीयता नहीं है जिसमें मेरा देश सत्य असत्य पर आग्रह था, अपितु ऐसी उदारता राष्ट्रीयता से है जिसमें स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो का जीवन मूल्य है। और वस्तुतः भारतीय इतिहास सदैव से इसी बात का द्योतक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जीवनियों से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जा सकती है। आज के संदर्भ में सबसे बड़ी आवश्यकता इस मूल को विकसित करने की है कि देश में जब विशृंखला एवं विघटन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग जाति, प्रदेश, धर्म, भाषा की संकीर्ण मनोवृत्तियों और आस्थाओं का शिकार बन रहे हैं। आवश्यक यह है कि लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल हो जाए ताकि वे संकीर्णताओं में ना बंध कर समस्त देश और उनकी संस्कृति को अपना सकें, हम उस पर गर्व कर सकें और उसकी रक्षा हेतु कोई भी त्याग एवं बलिदान करने के लिए तत्पर हो सकें। सांस्कृतिक उपयोग। इतिहास के अध्ययन से हमें अपने देश एवं समाज की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान संस्कृति का स्वरूप क्या है, इसका जन्म किस प्रकार हुआ और किस पर कौन कौन से प्रभाव पड़े आदि का उत्तर इतिहास से ही मिलता है। वर्तमान संस्थाओं की उन्नति तथा विकास का ठीक विवेचन इतिहास ही करता है। हम अतीत का प्रभावशाली वर्णन करके ही वर्तमान के उचित ज्ञान कह सकते हैं। एक विद्वान के अनुसार इतिहास भूतकाल की अतीत स्मृति और भविष्य की अदृश्य सृष्टि को ज्ञान रूपी किरणों द्वारा सदा प्रकाशित करता है। सांस्कृतिक ज्ञान बालकों में सद प्रवृत्तियों को जन्म देता है तथा उसके अंदर सौंदर्य बोध का विकास करता है। दूसरे अन्य राष्ट्रों की संस्कृति एवं सभ्यता ने हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को किस सीमा तक प्रभावित किया है, इसका स्पष्टीकरण भी इतिहास में ही मिलता है। भारतीय संस्कृति की विरासत को समझने में भी इतिहास अत्यंत उपयोगी होता है। भारतीय संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। यह तथ्य बिना इतिहास की गहराई में जाए स्पष्ट नहीं हो सकता। इतिहास से ही यह स्पष्ट हो सकता है कि भारतीय संस्कृति में उन संस्कृतियों को किस प्रकार से समाहित करने की क्षमता है और इसके कारण विदेशी आक्रमणों को सहन करने में वह
सामर्थ्य हो सका। आज जब देश में भौतिक मूल्यों की ओर व्यक्ति अग्रसर हो रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी संस्कृति में आस्था उत्पन्न कर सकें और उनके सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास उत्पन्न कर सकें। वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में मूल्यों का विघटन हो रहा है और नए मूल्यों का निर्माण भी नहीं हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति ममत्व की भावना विकसित करना एवं सनातन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य इतिहास के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत कर सकता है। इतिहास के द्वारा ही हम अपनी परंपराओं, रीति रिवाज एवं संस्थानों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। नैतिक उपयोग। कुछ विद्वानों के अनुसार इतिहास की शिक्षा द्वारा नैतिक गुणों का विकास होता है और चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। इस विषय का अध्ययन करके छात्र विश्व की महान आत्माओं के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं। वीरों, साधु संतों एवं समाज सुधारकों के जीवन का ज्ञान कराकर छात्रों का मार्गदर्शन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। हम इतिहास के द्वारा छात्रों को यह बता सकते हैं कि किस पथ पर चलकर देश के महान नेताओं ने सफलता प्राप्त की और ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा यह भी बता सकते हैं कि सत्य ने सदा असत्य पर विजय प्राप्त की है। अकबर औरंगजेब की तुलना द्वारा हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि दुष्ट एवं अत्याचारी शासकों का अंत सदा बुरी तरह से हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र में ऐसे अनेक शासक हुए हैं जिन्होंने सत्य के पीछे अनेक कष्ट उठाए, परंतु वे सदा अपने पथ पर दृढ़ रहे। इस विषय में एक महान विद्वान का कथन है कि राजा हरिश्चंद्र का सत्य पर अटल रहना, राणा प्रताप का तप एवं त्याग का जीवन, सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी के गुणों का प्रभाव छात्रों पर बिना पड़े नहीं रह सकता। इतिहास हमारे सम्मुख नैतिक गुणों के अनेक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके फलस्वरूप नैतिकता की शिक्षा मिलती है। अपने जीवन को उच्च बनाने एवं अपने चरित्र के उज्ज्वल पक्ष को दृढ़ करने में इतिहास हमारा पथ प्रदर्शन करता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा बालकों में सत्य, प्रेम, परोपकार, सहयोग, सहनशीलता, क्षमता, शांति, धैर्य, गंभीरता, बलिदान एवं त्याग की सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन हमें सत्य का अन्वेषण करने का अभ्यासी बनाकर श्रेष्ठ कार्य को करने की दिशा में अग्रसर करता है और साथ ही यह हमें अनेक सामाजिक दोषों के कुपरिणामों का ज्ञान कराकर उससे बचे रहने की मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है। परंतु कुछ विद्वान इतिहास द्वारा चरित्र निर्माण की महत्व की प्राप्ति के संबंध में संदेह करते हैं। इनका विचार है कि इतिहास के द्वारा नैतिक शिक्षा देना अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं में कहीं कहीं पर ऐसे उल्लेख ही मिलते हैं जबकि अत्याचारी और दुष्ट वृत्ति वाले व्यक्तियों ने सच्चे एवं ईमानदार व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार ऐसे भी अनेक घटनाएं मिल जाती हैं जबकि असत्य ने सत्य पर विजय प्राप्त की है तथा सत्य, प्रेम एवं योग्य व्यक्ति जीवन भर कष्ट उठा रहे हैं। महान नेता, वीर योद्धा एवं राजा महाराजाओं के चरित्र अत्यंत जटिल होते हैं। उनके गुण अवगुण दोनों का समावेश रहता है उनमें। कहीं पर वे महान उदारता एवं उदात्त भावना का परिचय देते हैं तो कहीं पर वे अत्यंत संकीर्ण भावना का परिचय देते हैं। ऐसी दशा में हम महापुरुषों के केवल गुणों का ही वर्णन करें तो इतिहास के सत्यपूर्ण तथ्य की अवहेलना करना होगा एवं इतिहास को हम अवैज्ञानिक बना देते हैं। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि छात्र साधु संतों के जीवन चरित्र को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं लेते जितने कि सूरवीरों एवं साहसी पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने में लेते हैं। उनका ध्यान नानक, चैतन्य, गुरु रामदास, संत तुकाराम आदि का जीवन चरित्र पढ़ने में उतना नहीं लगता जितना अधिक तैमूर, चंगेज खां, क्लाइव का जीवन चरित्र पढ़ने में लगता है। दूसरे किसी भी ऐतिहासिक घटना के नायक पर ही छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, चाहे वह गुणी हो या अवगुणी। इतिहास के विरुद्ध उपयुक्त लगाए गए तर्कों में यद्यपि पर्याप्त सत्यता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास
का शिक्षण करके इन दोषों को सरलता से दूर किया जा सकता है। वास्तव में नैतिक गुणों की प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने पर व्यय हो जाती है, परंतु यह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इतिहास के अनेक पाठों को नैतिक शिक्षा से संबंधित किया जा सकता है। डॉक्टर कीटिंग के मत में यदि हम इतिहास के सेक्शन से नैतिक महत्व प्राप्त करने हैं तो इन प्रकरणों को सम्यात्मक विधि द्वारा हल किया जाए। नागरिक उपयोग। इतिहास का शिक्षा छात्रों में सच्ची नागरिकता की भावना उत्पन्न करती है तथा उन्हें अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। इतिहास की शिक्षा केवल विभिन्न घटनाओं की जानकारी कराने वाली नहीं है, वरन उनके द्वारा छात्रों के चरित्र निर्माण, नैतिक एवं नागरिक के उत्तम गुण का विकास किया जा सकता है। गालिक के अनुसार इतिहास स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयत्न करता है। वह राष्ट्रीय गर्व को उद्दीपित करता है और सत्य के प्रेम को उन्नत बुराई के विरुद्ध वस्तुपरक पाठ प्रदान करता है तथा अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करता है। इससे देश का इतिहास पढ़ने वाले छात्र अपने देश की शासन व्यवस्था का समुचित ज्ञान प्राप्त कर वयस्क होने पर अपने मताधिकार पर उत्तम प्रयोग करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास मानव जाति का सच्चा शिक्षक है जो समाज के भविष्य का उचित पथ बतलाता है। इसी प्रकार कोबू के अनुसार इतिहास का संबंध अतीत की व्याख्या से उतना अधिक नहीं होता जितना कि वर्तमान की व्याख्या तथा वर्तमान जनता के अंतःस्फुरण से है। वह स्फुरण होता है जो कि देश की प्रगति, देश की रक्षा एवं देश की उत्तम व्यवस्था की स्थापना के लिए है। इस कार्य में सहायता करता है। देश का प्रत्येक नागरिक इतिहास शिक्षण के द्वारा उन घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें मनुष्य ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सतत संघर्ष किए और जिन देश के नागरिकों ने अपने देश की रक्षा एवं आर्थिक कल्याण के लिए बलिदान किए हैं। हम छात्रों से प्राचीन शासन प्रणाली का ज्ञान यह कहकर करा सकते हैं कि पूर्व काल में नागरिक के ऊपर इतने उत्तरदायित्व नहीं थे जितने कि वर्तमान काल में हैं। हमारे देश में पंचायतों का संगठन किस प्रकार कार्य करता है, इससे क्या लाभ थे और वर्तमान युग में इनकी क्या पुनर्आवश्यकता है, यदि आदि का ज्ञान भी इतिहास के द्वारा कराया जा सकता है। इसी प्रकार जाति पाति के भेदभाव में हमारे देश के राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव डाला, इस राष्ट्र को क्या हानि हुई, भविष्य में क्या हो सकती है, आदि समस्याओं को हल इतिहास के द्वारा खोजकर छात्रों में सद्भावना, समानता एवं सच्ची नागरिकता का विकास किया जा सकता है। अनुशासनात्मक उपयोग। कुछ इतिहास प्रेमियों के अनुसार इतिहास के शिक्षण द्वारा अन्य विषयों के शिक्षण की तरह मानसिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विवादास्पद समस्याओं को हल करते समय तर्कपूर्ण चिंतन करने की क्षमता का विकास हो सकता है और दिए हुए प्रदत्त में आवश्यक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इतिहास का अध्ययन छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाता है। वे घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर ठीक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रयास ही उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाते हैं। इतिहास शिक्षण द्वारा मानसिक अनुशासन उस समय भी संभव है जब बालक स्वयं इतिहास के अध्ययन से तर्कों की तुलना एवं विवेचना से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। जब तक वह स्वयं तुलना या विवेचना से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करता, विवेचना के पश्चात सत्यता का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता और अपने निर्णय शक्ति द्वारा सिद्धांतों का निर्धारण नहीं करता, तब तक उसकी मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण होने की संभावनाएं कम होती हैं। फिर आता है व्यावसायिक उपयोग। इतिहास का उपयोग व्यावसायिक दृष्टि से भी कम नहीं है। पुस्तकालय, संग्रहालय, विदेश मंत्रालय, सांस्कृतिक विभाग, पुरातत्व विभाग, सरकारी अभिलेखागार, क्यूरेटर, कला केंद्र, ऐतिहासिक स्थल आदि की महत्ता आज
किससे ज्ञात नहीं है। एक पत्रकार के लिए इतिहास की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव में विदेश मंत्रालय के सचिव, उच्च अधिकारी गण एवं स्वयं मंत्री भी सफल नहीं हो सकते। मनोरंजन संबंधी उपयोग। इतिहास हमारे लिए मनोरंजन भी प्रस्तुत करता है। हमें अपने इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ते एवं आनंदित होते हैं। कभी इतिहास हमारे साहित्य की एक शाखा भी रहा है। साहित्य सृजन में इतिहास में संबल प्राप्त होता है। वह विषय है जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतनी अधिक जानकारी देता है जितनी अन्य विषयों से अपर्याप्त है और तथापि यह अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग। इतिहास का अध्ययन व्यक्ति के मानसिक अंतरिक्ष को विस्तृत करता है। उससे वह समस्त विश्व को अपना परिवार समझता है और समस्त संसार को एकता की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार इसमें सत्य, देश प्रेम के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास हो जाता है। मिस डमांड के अनुसार इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना है। यदि बालकों को निष्पक्ष भाव से प्रत्येक देश की सभ्यता संस्कृति का अध्ययन कराया जाए तो उसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सकता है। अन्य शब्दों में, यदि छात्रों को अपने देश के इतिहास का ज्ञान निष्पक्ष भावना से दिया जाए, साथ ही यदि उसको भिन्न संस्कृतियों के उत्थान एवं पतन की भी जानकारी दी जाए, तो यदि उससे इस बात की अनुमति दी जाती है कि संपूर्ण मानव जाति के विकास में न केवल उन्हीं के देश में सहयोग दिया है वरन सभी राष्ट्रों ने हाथ बटाया है, तो उसमें ऐसी सद्भावना का उदय हो सकता है जो मनुष्य मात्र के लिए हितकर सिद्ध हो सकती है। जब छात्र भिन्न मानव जाति एवं समुदाय के विकास का अध्ययन करता है और यह देखता है कि उनके रीति रिवाज, रहन सहन, नियम, रूढ़ियाँ आदि उनके भिन्न वातावरण में रहने के कारण भिन्नात्मक हो गई हैं, अन्यथा सभी में सार्वभौमिक एकता है, तब उसका दृष्टिकोण उदार हो जाता है। इतिहास का यह अध्ययन उसके इस विकास को परिपक्व बना देता है। यद्यपि दो मानव जाति रूप, रंग, वेशभूषा, आचार विचार के अनुसार एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं, फिर भी उसमें भिन्नता के अंदर एकता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। इस एकता की अनुभूति जिस समय व्यक्ति को होती है, उस समय अन्य राष्ट्र, अन्य जाति एवं अन्य वर्गों के प्रति उसके हृदय में आपूर्ण अनुराग उत्पन्न हो जाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहानुभूति का उदय हो जाता है। जब हम अन्य देशों का भी इतिहास पढ़ते हैं और अपने देश के इतिहास से उसकी तुलना भी करते हैं, तो हमारे हृदय में मानव एकता की भावना का संचार होने लगता है। विश्व इतिहास के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण पक्षपात रहित होकर अपने देशवासियों तक ही सीमित न रहकर विश्व मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। इतिहास का अध्ययन हमें इस तथ्य से भी अवगत कराता है कि विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञों के मध्य सत्ता की प्राप्ति के लिए भले ही युद्ध होते रहे हों, परंतु साधारण जनता सदा शांति प्रिय रहती है। अर्थ संबंधी समस्याएं जो एक देश की जनता की होती हैं, वही दूसरे देश की जनता की भी होती हैं। इस प्रकार मानवीय संस्कृति में भिन्नता में एकता है और सभी मनुष्य अपनी उन्नति का प्रयास करते हैं। इस कारण उनमें संघर्ष न होकर परस्पर मित्रता होनी चाहिए। इतिहास इन बात का साक्षी है कि स्वार्थ जनित प्रतिस्पर्धा एवं संकुचित राष्ट्रीयता सदा युद्ध को बढ़ावा देती है और मानव जाति के लिए कलंक का विषय बन जाती है। विश्व नागरिकता का विकास जो सच्चे नागरिकों के लिए आवश्यक समझा जाता है, विश्व इतिहास का अध्ययन किए बिना असंभव सा प्रतीत होता है। विश्व के अन्य राष्ट्रों तथा उनके निवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति किस प्रकार विश्व का उत्तम नागरिक बन सकता है। अतः जब तक छात्रों को यह न समझा दिया जाए कि विश्व का आधुनिक रूप किस प्रकार बना है, किन किन घटनाओं ने उसे इस प्रकार का बनाने में सहायता दी है, किन किन विचारकों ने
विश्व में समस्त राष्ट्रों को संगठित करने का प्रयत्न किया है। विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य सहानुभूति सद्भावना उत्पन्न करने के लिए समय समय पर कैसे कैसे संघों का जन्म हुआ है, तब तक उसमें विश्व नागरिकता का विकास सरलता से नहीं किया जा सकता। फिर आता है इतिहास का दुरुपयोग। कोई वस्तु स्वमेव उपयोगी नहीं होती, सब कुछ मनुष्यों के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। अणु शक्ति एवं न्यूक्लियर शक्ति की उपयोगिता असिद्ध है, परंतु जब वैज्ञानिकों ने इसका दुरुपयोग मानव समाज के विनाश के लिए किया तो उपयोगी होते हुए भी अनुपयोगी कहे जाने लगे। इसी प्रकार इतिहास की उपयोगिता सर्वमान्य है, लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए जब इसका दुरुपयोग किया तो वह विषय भी अनुपयोगी हो गया। इसलिए हेनरी फोर्ड ने इतिहास को एक अंधा शयनकक्ष कहा है। यहाँ तक कि दार्शनिक हीगल के विश्वास इतिहास की उपयोगिता में नहीं रहा गया। उसने कहा है कि इतिहास में शिक्षा के लिए कुछ भी तथ्य नहीं है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने स्कूल के निरीक्षकों से इतिहास की उपयोगिता के विषय में पूछा तो सभी ने एक स्वर में से कहा था कि इतिहास अनुपयोगी है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के पश्चात एक चीनी विद्वान केसी पनिकर ने कहा था कि भारतीय इतिहास एक प्रकार से टेलीफोन की डायरेक्टरी है, क्योंकि इसमें वंशावली तथा तिथियां हैं। जब कभी फ्रेडरिक महान इतिहास पढ़ना चाहता था तो वह कहता था कि ब्रिंग मी माय लायर। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास की उपयोगिता में अधिकांश लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार का दृष्टिकोण निराधार नहीं है। इतिहास की अनेक घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इतिहास का दुरुपयोग किया है। वह सत्य है। इतिहास ने अतीत के आधार पर मनुष्यों के हृदय में प्रतिशोध की भावना सदैव जागृत रखी। प्रतिशोध एवं प्रतिस्पर्धा से जब मनुष्य कार्य करता है तो वह संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए घातक हो जाती है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा का मूल कारण इतिहास रहा है। लुईस 14 नेपोलियन बोनापार्ट के समय में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच युद्धों का कोई आकस्मिक कारण नहीं था, बल्कि इतिहास अध्ययन का प्रमाण था। प्रतिशोध एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को इतिहास ने सदैव सजीव रखा है। 1871 में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क द्वारा फ्रांस की भूमि एल्सेस लोरेन पर अधिकार एक महान ऐतिहासिक भूल थी। इससे फ्रांस से इस प्रकार छीना गया जैसे दूध पीते हुए बच्चे को अपनी मां से अलग कर दिया जाता है। इस घटना से फ्रांसीसियों के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला इस घटना से तैयार हुई। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के समय जर्मनी के साथ वर्साई की संधि का उद्देश्य जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए दंडित करना था। हिटलर के उत्थान का मुख्य कारण प्रतिशोध की भावना थी। उसने मित्र राष्ट्रों से बदला लेने की आवाज़ उठाई। प्रतिशोध की भावना ने जर्मनी को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। यही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनी। इतिहास ने प्रतिशोध प्रतिस्पर्धा की भावना को समाप्त करने की अपेक्षा सजीव रखा है। इस दृष्टि से इतिहास मानव समाज के लिए घातक एवं दुरुपयोगी भी रहा है। अरब और यहूदी के बीच स्थायी शांति के लिए इतिहास सर्वाधिक बाधक है। 1949 में अरब यहूदियों के बीच युद्ध का परिणाम स्वरूप इजराइल का एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। दोनों के बीच में 1956 से 1967 के युद्ध का कारण प्रतिशोध की भावना थी। यहूदियों को इतिहास के माध्यम से पढ़ाया जाता था कि अरब उनके सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास पर शत्रुता की भावना को सजीव रखता है। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन अरब यहूदियों के लिए घातक एवं विनाशकारी है। ऐतिहासिक घटनाओं के अभाव में वे पारस्परिक शत्रुता को भूलकर मित्रता के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। यद्यपि आज मिस्र एवं इजराइल का संबंध मैत्रीपूर्ण है, परंतु दोनों देश ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं भूले हैं। सब कुछ के बावजूद वे एक दूसरे के प्रति संशयित रहते हैं। यह संभव है कि सिनाई क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने के पश्चात
इतिहास की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि अरब यहूदी के हृदय में शत्रुता की भावना को समाप्त करना कठिन है। इतिहास इस शत्रुता की भावना को सजीव रखता है। इस प्रकार इतिहास अरब यहूदी के बीच में स्थायी शांति के लिए बाधक है। सर चार्ल्स ओमन ने इतिहास को विषक्त कहा है, क्योंकि प्रायः आक्रमण के औचित्य को इतिहास के आधार पर सिद्ध किया जाता है और इतिहास का दुरुपयोग है। नेपोलियन एवं हिटलर ने अपने आक्रमणों के औचित्य को इतिहास के आधार पर सिद्ध किया है। रोमन सम्राट ने रोमन साम्राज्य के हित में गाल एवं कैथेरियंस के दमन को उचित सिद्ध किया है। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी पुस्तक लाइफ एंड मैनर इन द यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन्स की कटु आलोचना की है। अमेरिका के लोग इस कटु आलोचना को कभी नहीं भूलेंगे। इंग्लैंड में कैथोलिक इतिहासकारों ने सुधारवादी आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण एवं हेनरी अष्टम के विवाह का परिणाम स्वीकार किया एवं फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादी इतिहासकारों ने रूसो एवं विक्टर ह्यूगो को फ्रांसीसियों के कष्ट का मूल कारण माना है। राष्ट्रसंघ की स्थापना उच्च आदर्शों के लिए की गई, परंतु संकुचित राष्ट्रवाद का इतिहास इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। पोलैंड की जनता ने कैथरीन द्वितीय एवं फ्रेडरिक महान को सदैव शांति की स्थापना में बाधक समझा। 1939 में आंग्ल फ्रांसीसी संबंधों में सुधार के बावजूद फ्रांसीसी विलियम विजेता एवं जोन्स ऑफ आर्क के दाह को कभी नहीं भूल सकते। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एवं पोलैंड के अल्पसंख्यकों का विचार है कि वे सरकार द्वारा उपेक्षित हैं। विश्व इतिहास की भावना को प्रेरित करने का श्रेय खलीफा उमर एवं ओटोमन सुल्तान एवं केजर विलियम द्वितीय को है, परंतु इनके कष्टों की अभिवृद्धि हुई है। मेडेट प्रथा का उद्देश्य क्षेत्रीय जनता को सुख एवं सुविधा प्रदान करना था, परंतु इसका परिणाम विपरीत हुआ। सर चार्ल्स ओमन ने यह स्पष्ट लिखा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सद्भावना इतिहास की वास्तविकता नहीं है, अपितु यह स्वप्न रहा है। वायसराय संधि के समय इटली द्वारा डालमेशिया पर अधिकार का दावा रोमन साम्राज्य के इतिहास के आधार पर किया गया था। 1917 में बुल्गारिया की इतिहास की पुस्तक में उन स्थानों पर अधिकार के दावे को पेश किया गया जिनका उल्लेख 10वीं शताब्दी में था, अर्थात जिन पर जार मैनुअल ने शासन किया था। 1919 में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण राइन नदी के किनारे के क्षेत्र पर अधिकार का दावा इतिहास के आधार पर किया था। अधिकार का यह दावा शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, अपितु 1797 तथा 1814 में कोलोन एवं मेस के अधिकार के आधार पर लिया गया था। इतिहास के आधार पर आज चीन भारत की हजारों वर्ग मील भूमि पर अधिकार दावा पेश करता है। दोनों राष्ट्रों के बीच शांति के लिए इतिहास बाधक है। आज भारत पाकिस्तान की स्थायी शांति में इतिहास बाधक है। 1947 के बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर आक्रमण, 1965-1971 भारत पाक युद्ध के कारण प्रतिशोध प्रतिस्पर्धा की भावना को समाप्त करना सरल नहीं है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकेगा। अतः दोनों राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति में इतिहास बाधक होगा। दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध न करने का प्रयास यद्यपि ऐतिहासिक अपरिहार्यता है, फिर भी इतिहास के आधार पर अनेक कठिनाइयाँ भी हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि अणुशक्ति, न्यूक्लियर शक्ति की उपदेयता के बावजूद मानव समाज के विनाश के लिए इसका उपयोग कर वैज्ञानिकों ने इसे अनुपयोगी बना दिया है। उसी प्रकार इतिहास की उपदेयता असंदिग्ध है, परंतु महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका दुरुपयोग कर इसे मानव समाज के लिए अनुपयोगी बना दिया है। इसी कारण चार्ल्स ओमन ने इतिहास को विषक्त की संज्ञा दी है। इन्होंने यह भी कहा है कि यदि प्राइमरी स्कूल की इतिहास पुस्तक की रचना का अवसर मिले तो इस दुर्गुण से
मुक्त करने का प्रयास किया जा सकता है। हीगल ने भी इतिहास को एक सारहीन विषय माना है। एक फ्रांसीसी विद्वान अर्नेस्ट रेनिन ने लिखा है कि अपने इतिहास को गलत ग्रहण करने की अपेक्षा उसे भूल जाना ही अच्छा है। एक राष्ट्र के निर्माण में ये प्रमुख तथ्य होते हैं। इतिहास का अध्ययन प्रायः राष्ट्रीयता के लिए द्योतक होता है। मानव समाज के कल्याण के लिए इतिहास को भुलाया जा सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि अपने इतिहास को भुलाने वाले राष्ट्र को कोई भविष्य नहीं होता। एक भविष्य निधि के रूप में इतिहास की सुरक्षा आवश्यक है। इतिहास का दुरुपयोग प्रायः स्वार्थी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने किया है। किसी भी विषय का उपयोग एवं दुरुपयोग व्यक्ति के हाथों में निहित होता है। कोई भी विषय स्वमेव दुरुपयोगी नहीं होता। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी 5th यूनिट। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।